बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सलमान और फरमा। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था यूनिट 8 का पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने पढ़ी थी डायबिटीज़ एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। आज हम पढ़ेंगे ये उसका पार्ट 2, और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एंड्रोजन थेरेपी एंड थायराइड और एंटी थायराइड ड्रग्स। अब इसमें हम थायराइड हार्मोन या फिर थायराइड ग्लैंड्स बेसिकली पढ़ेंगे, जिसमें हाइपरथायराइडिज्म और हाइपर एंड्रोजन थेरेपी, जैसे आपने स्टेरॉइड पढ़े जिसमें आप लोगों ने डेक्सा पढ़ा, इस तरह एंड्रोजन हार्मोन्स जो आपके सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं, जिसमें टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन होता है, उसकी थेरेपी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि कब कब किन रीजन से हम एंड्रोजन थेरेपी जो है वो ज़रूरत होती है, उसका एक्शन पढ़ेंगे, उसकी इंडिकेशन, उसके साइड इफ़ेक्ट्स एंड किन कंडीशन में वो नहीं दिए जा सकते। आफ्टर दैट कि अगर एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स क्या होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मोटे होने के लिए स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं, जैसे जिम वगैरह के लोग जो होते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो उन्हें कहते हैं एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स। तो वो अगर आप लंबे अरसे के लिए यूज़ करते हैं तो उसके क्या नुकसान है और कुछ कॉमन एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स कौन से हैं। उसके बाद नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी क्या उसके लिए नर्सिंग कॉन्सिडरेशंस होनी चाहिए वो पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम अपना थायराइड हार्मोन पढ़ेंगे। थायराइड हार्मोन की फंक्शनिंग, उसकी हाइपो और हाइपर सिक्रीशंस क्या होती हैं, उसके अगेन एक्शन क्या है, उसकी इंडिकेशन क्या है, उसके साइड इफेक्ट्स और किन कंडीशन में नहीं दे सकते। और आप लोगों को पढ़ेंगे कि अगर ड्रग इंटरेक्शन हो जाए थायराइड ड्रग्स की, मतलब कि एक तरफ आप थायराइड ड्रग्स भी ले रहे हो या एंटी थायराइड, और उसके साथ आप लोग सप्लीमेंट्स भी ले रहे हो, तो उसके आपको क्या क्या जो है उसकी वजह से आपको चेंजेस जो होंगी वो होंगी। टीच क्लाइंट सेल्फ, और उसके बाद आपको क्लाइंट्स को क्या क्या चीज़ें सिखानी है। तो हम सबसे पहले इसे वन बाय वन देखते हैं कि इंडिकेशंस क्या एक्सोजिनस एंड्रोजन थेरेपी की। जब एंड्रोजन थेरेपी कब की, जब पोस्ट मेनोपॉजल, जिनके आपकी मेंस्ट्रुएशन कह लें या आपके पीरियड्स कह लें, जब स्टॉप हो जाए, तो उसके बाद पोस्ट मेनोपॉजल और फीमेल्स में हम यूज़ करते हैं सेक्सुअल डिज़ायर्स को इन्हेंस करने के लिए यूज़ करते हैं, और उसके अलावा ऑस्टियोप्रोसिस डेवलप हो जाए, बोन्स वीक हो जाए, उसमें यूज़ करते हैं। और कुछ और एंड्रोजन सेक्सुअल हार्मोन्स जब पूरी तरह रिलीज नहीं होते, तो आपके मेल और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते, तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं। साइड इफेक्ट्स क्या हैं कि इसके कार्डियोवास्कुलर, क्योंकि आपके जो सेक्सुअल हार्मोन्स एस्ट्रोजन वगैरह, इनके आपकी कार्डियक एक्टिविटी पे भी इफेक्ट्स होते हैं, तो उसकी वजह से मॉर्बिडिटी कहते हैं बीमारी, और मोर्टेलिटी कहते हैं डेथ, डेवलप हो सकता है उसका रिस्क। मेल्स अगर यूज करेंगे तो उनमें प्रोस्टेट रिलेटेड या फिर प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो सकती है, या प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। इसी तरह आपके यूटीआई के प्रॉब्लम हो सकते हैं, या आपका लोअर जो रीनल सिस्टम है उसके प्रॉब्लम डेवलप हो सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये एक रिस्पायरेटरी डिजीज है, जिसमें जब आप लेटते हो तो आपका सांस एकदम बंद हो जाता है। उसके अलावा एरिथ्रोसाइटोसिस हो सकती है कि आपके ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा बनने लग जाए। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या, अगर ऑलरेडी किसी को प्रोस्टेट का इशू है तो आप नहीं देते। ब्रेस्ट कैंसर है फीमेल में, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर आपका सारा हार्मोनल होता है, उसमें नहीं दे सकते। अगर पहले ही उसको कोई हार्ट डिजीज है उसमें नहीं दे सकते हैं आप, और अगर पहले ही उसको ओएसए है यानी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, तो आप तब भी नहीं दे सकते। और अगर उसका जो ब्लड है पहले ही ठीक है तो आप तब भी नहीं दे सकते। अब क्लासिफिकेशन क्या, इसमें भी जैसे आपने पढ़ा था स्टेरॉइड्स नेचुरल होते हैं और सिंथेटिक, इसमें भी ऐसे होते हैं। अब नेचुरल क्या होते हैं, जो टेस्टिस में, मेल में टेस्टिस से रिलीज होते हैं, जिसमें टेस्टोस्टेरोन और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है, ये आपके नेचुरली बॉडी में रिलीज होते हैं। और फीमेल्स में आप लोगों की ओवरीज आ जाती हैं, एड्रीनल, जिसमें आप लोगों का एस्ट्रोजन और थोड़े से फीमेल में भी कुछ ट्रेसेस टेस्टोस्टेरोन के रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से आपके ये फेशियल हेयर्स या आपके फीमेल्स में ये अपर लिप हेयर और इस तरह के बाजू टांगों पे मतलब होते हैं, बिकॉज ऑफ सम ट्रेसेस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अब अगर ये नेचुरली कम हो तो हम सिंथेटिकली देते हैं, जिसमें मिथाइल टेस्टोस्टेरोन है, प्रोपियोनेट है, ठीक है, और उसके अलावा मेस्ट्रोलोन है। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, सिंपल मैकेनिज्म है। देखें, जैसे नेचुरली आपकी ब्रेन में एक मैसेज किया कि यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन की जरूरत है तो आप रिलीज कराएं, तो क्या होता है जब इसकी कमी होती है तो वो मैसेज सही से या तो ट्रांसफर नहीं हो पाता है, या फिर आप लोगों के वो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इनफ
टेस्टोस्टेरोन या ओवरीज रिलीज नहीं कर पाते। तो ये ड्रग्स क्या करते हैं, ये सिर्फ इतना सा काम करते हैं कि ये जाके उन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं और उसमें जो होती है हमारी डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, जो मैसेजिंग कोडिंग डिकोडिंग है, उसको आसान कर देते हैं और ऑटोमेटिकली उसमें जो है आप लोगों के हार्मोन्स रिलीज होते हैं और आपका ये मसला जो है वो खत्म हो जाता है। बोथ टेस्टोस्टेरोन एंड डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एक्ट विया एंड्रोजन रिसेप्टर, जो रिसेप्टर पे अटैच होंगे, न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली, बाइंडिंग बढ़ाएंगे डीएनए की और आपकी इस तरह क्या होगा कि हार्मोन रिलीज हो जाएंगे और म्यूटेशन जो होगी एंड्रोजन रिसेप्टर्स में उसको कम कर देंगे। उन म्यूटेशन की वजह से क्या होता है कि आपकी सेक्सुअल डेवलपमेंट सही नहीं हो पाती, तो ये उस म्यूटेशन को कम करने में हेल्प आउट करेंगे साइन सिम्टम्स को और आपका वो जो प्रॉब्लम होगी वो कवर अप हो जाएगी। इसी तरह एस्ट्रोजन वाले क्या करते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट करते हैं एस्ट्रो में। कैसे? CYP19 ये आपके रिसेप्टर्स हैं जो कन्वर्जन में हेल्प आउट करते हैं। जब ये कम होता है तो एस्ट्रोजन कन्वर्ट नहीं होता और फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी और इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये एस्ट्रोजन आपके कुछ मेडिसिन जो हैं ये उन CYP19 को उसका काम करने में हेल्प आउट करती हैं और ऑटोमेटिकली नेचुरल टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है फीमेल प्रॉब्लम। कंसिक्वेंसेस क्या है? एनाबॉलिक जो आप है जिम बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज करते हैं उनके हार्ट अटैक्स होते हैं, स्ट्रोक्स हो जाते हैं, खून जो होता है शरीर में इकट्ठा हो जाता है तो आपके लीवर के मसले बन जाते हैं, किडनी फेल हो सकता है, कैंसर हो सकता है, जॉन्डिस पीला यरकान हो सकता है, ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो सकते हैं। वो जो मैं आपको कुशिंग सिंड्रोम कहते थे, दिस इज द पिक्चर ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। ये उसका जो है हम्प, बेफलो हम्प, जैसे आपने ऊंट या आप लोगों ने बैल देखी है उसके ऊपर एक हम्प, एक जो हम्प बनी होती है इस तरह की जैसे ये बनी है, तो फीमेल्स में भी इस तरह डेवलप हो जाता है इंसान। मून फेस, बिल्कुल गोल मटोल मुंह हो जाता है। सेशराइज, जैसे आप सेशराइज मतलब स्ट्रेच मार्क, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज में स्किन टाइटनिंग की वजह से कि स्किन ओवर स्ट्रेस होने की वजह से इस तरह के पैचेस बन जाते हैं, तो स्ट्रेच मार्क्स जिसे हम कहते हैं वो पड़ जाते हैं। ब्रूजिस के चांसेस, खून पतला हो जाता है तो नील पड़ने लग जाते हैं, हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं, ये वाले सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। कॉजेज क्या होती हैं कि आप लंबे अरसे से या तो स्टीरॉइड्स दे रहे हो या फिर एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स ले रहे हो या आपने कोई इस तरह के आपका कोई हार्मोनल इश्यू है या कोई ट्यूमर है, ये आपके कुछ साइन सिम्टम होते हैं। एंडोजिनस मेडिकली कैसे ट्रीट कर सकते हो? हिस्ट्री लेनी है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, लैब टेस्ट करवाना है जिसमें कोर्टिसोल टेस्ट करवाना है आपने और इसी तरह आपने कुछ इमेजिंग एक्सरेज वगैरह कराने के आपको ये चीजें नजर आ जाए। अब कॉमन एनाबॉलिक क्या है? एनेड्रोल है, ऑक्जेंड्रीन है, डियानाबोल है, विंस्ट्रॉल है। ये आपने नाम याद रखने हैं क्योंकि कॉमन और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि लोग हेल्दी होने के लिए या फिर अपने आप को स्मार्ट करने के लिए ये ड्रग्स जो है यूज करते हैं, जिसमें डेका है, आपका ड्रेबलिन है, डेपो है और ये सब चीजें होती हैं। नर्सिंग प्रोसेस आपने क्या है? प्रॉपर डाइट देखनी है, उनका वेट, इंसुलिन चेक करनी है क्योंकि ये ड्रग्स आपके क्या कॉज करते हैं? डायबिटीज कॉज करते हैं, आपका जो शुगर लेवल इनहेंस कर देते हैं, तो आपने वो देखनी होती है। स्टेरॉइड थेरेपी को रिड्यूस, टेपर ऑफ करना है, एकदम बंद नहीं कर सकते आप। एकदम बंद करेंगे तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा जो रिवर्स काफी महीनों बाद होगा। हाइपरग्लाइसीमिया कई बार परसिस्टेंट भी रह सकता है तो उसकी वजह से पेशेंट का मसला आएगा। अगर परसिस्टेंट रहता है 250 से कम है तो आप ओरल थेरेपी देंगे, 250 से ज्यादा तो आप साथ इंसुलिन थेरेपी भी स्टार्ट कर देंगे। आप उनका ब्लड प्रेशर चेक करते रहेंगे, उनके ब्लड CBC कराएंगे जिसमें हेमाटोक्रिट लेवल चेक कराएंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स लेवल चेक करवाएंगे और इसके अलावा साथ ही उनके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स चेक कराएंगे, पोटाशियम लेवल्स चेक करवाएंगे, उनकी आई की एग्जामिनेशन। क्यों? क्योंकि ग्लूकोमा और आप लोगों का कैटरेक्ट डेवलप हो सकता है, तो आप ये सब चीजें करेंगे और साथ ही उनका CS कोर्टिसोल लेवल्स चेक करवाएंगे कि कोर्टिसोल ज्यादा तो नहीं हो गया। एड्रीनल क्राइसिस, जो मैंने आपको अभी बताया था कि जब आप स्टेरॉइड थेरेपी लंबे अरसे के लिए यूज करते हो तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस होने लग जाते हैं, जिसमें होते हैं जो पेशेंट 60 साल से ऊपर हो ऑलमोस्ट। प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है कि आप उसको टेपर ऑफ करो, 5 to 10 mg हाइड्रोकोर्टिसोन दें। उसके बाद स्वेयर फिजिकल स्ट्रेस सच एज फीवर रिक्वायर्ड डबलिंग ऑफ डेली डोज अल्टर रिकवरी। अगर उसकी वजह से फीवर ये वो हो रहा है तो आपको डोज डबल करना पड़ेगा। वॉमिटिंग डायरिया है तो उसमें आप लोग उनको जो है ऑर्डरली टैबलेट्स नहीं दोगे, आईवी के थ्रू दोगे, जैसे सोलोकॉर्टिव वगैरह है। मेजर सर्जरीज डिजीज वगैरह है तो उसमें आप जैसे 100, 150, 250 हाइड्रोकोर्टिसोन वगैरह देते हैं उतना दोगे आप लोग। उसके साथ आप लोग अपनी और क्या मैनेजमेंट करेंगे? एड्रीनल क्राइसिस को देखते रहेंगे, उसका ब्लड प्रेशर, उसके ब्लड सैंपल्स, उसके ABGs वगैरह, उसके कोर्टिसोल लेवल्स चेक करवाएंगे आप लोग। उसको एब्डोमिनल गिट्स करेंगे, एडीमा के लिए असेस करेंगे कि सोडियम वाटर रिटेंशन तो नहीं हो रही है, उसके सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स कराएंगे कि उसके पोटाशियम ज़्यादा लॉस तो नहीं हो रहा है जिसकी वजह से वो एल्कलोसिस में जाने लग जाए।
और अगर लॉस हो रहा है तो आप पोटाशियम रिच डाइट दोगे उन्हें, आप उन्हें रिकमेंड करोगे कि कम सॉल्ट लें, क्योंकि ज़्यादा सॉल्ट लेंगे तो वाटर रिटेंशन होगी। आप उन्हें फिर पोटाशियम के सप्लीमेंट्स देंगे, आप उन्हें साथ ही उनको थायराइड डायूरेटिक्स मतलब कि हाइपरटेंसिव ड्रग्स जा रहे हैं तो आप उनका पोटाशियम लेवल बहुत ध्यान से देखेंगे, उनके रेगुलरली ब्लड प्रेशर्स वगैरह चेक होंगे। और कॉर्टिक शुड बी यूज्ड विद एक्सट्रीम कॉशन विद द कार्डियक पेशेंट के, अगर वो कार्डियक पेशेंट में तो आप ये चीज़ों को थोड़ा ध्यान से यूज़ करेंगे। अब आपके आ जाते हैं हम थायराइड पे कि थायराइड ग्लैंड कैसे काम करता है। थायराइड हार्मोन बेसिकली आपका T3 और T4 रिलीज कराता है। कैसे रिलीज करता है? आपके TSH से, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपका थायराइड ग्लैंड गले में पड़ा होता है, वो ब्रेन को मैसेज पढ़ाता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन से। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन TSH को एक्टिवेट करके T3 और T4 की प्रोडक्शन को इन्हेंस करता है। अब ये बनते कैसे हैं? आयोडीन की हेल्प से। इसीलिए जिन लोगों में आयोडीन की कमी होती है उनमें ये थायराइड के मसले ज्यादा होते हैं। अब थायराइड का काम क्या है? वो भी अगेन आपके इंसुलिन की तरह आपकी मोबिलाइजेशन कराता है, फैट्स की मतलब मेटाबोलाइज कराता है, आपके हार्ट रेट पे इफेक्ट करता है, आपके ग्रोथ हार्मोन्स पे इफेक्ट करता है, आपकी ग्लूकोज प्रोटीन कैटाबोलाइजेशन करवाता है, ब्रेक डाउन का अमल कराता है, और साथ आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, ग्लूकोज को भी कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ बोन ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है। अब इसमें इफेक्ट्स क्या आते हैं? अगर आपका थायराइड हार्मोन्स, अब आपने एक चीज भूलनी नहीं है, जो TSH है वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और बेसिकली हार्मोन्स कौन से हैं? थायराइड T4 T3। तो जब ये हाइपर होंगे मतलब आपका T3 T4 हाइपर होगा, जब आपके ये कम होंगे तो मतलब T3 T4 कम होगा। बेसिकली डिजीज हाइपरथायराइडिज्म के में डिफरेंट डिजीज, जिसमें ग्रेव्स डिजीज आ जाती है, थायराइड स्टॉर्म आ जाता है, टॉक्सिक थायराइड नोड्यूल्स, बड़े बड़े गिल्लड़ आपने देखे होंगे, या छोटे छोटे यहाँ पे एक वो सूजन होगी गले में, फिर यहाँ पे फिर नोड्यूल्स बन जाते हैं। वो हाइपो में क्या होता है? क्रिएटिनिज्म बच्चों में होता है, हाशिमोटो थायराइडाइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन थायराइड ग्लैंड की, मिक्स एडीमा होता है, उसके बाद पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस हो सकता है। ये डिफरेंट डिजीजेज आपकी हाइपो और हाइपर में फॉल करती हैं। हाइपरथायराइडिज्म क्या है? एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रही है, और हाइपो में कम। जब हाइपर है तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, हाइपर है तो एनर्जी कम होगी। जब एनर्जी कम होगी, BMR स्लो होगा, बेसिक मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, तो वेट ऑटोमेटिकली ज्यादा होने लग जाएगा। जितना ज्यादा वेट जल्दी जल्दी चीजें कैटाबोलाइज होंगी, वेट उतना लॉस होगा। इन लोगों को गर्मी बहुत लगती है, इवन कि सर्दी भी है अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड की, तो तब भी इन लोगों को गर्मी लग रही होती है। और हाइपे वालों को कोल्ड मतलब अगर फुल गर्मी है, जैसे आज का टेम्परेचर है, तो इन माहौल में भी इनको सर्दी लग रही होती है। इनमें हेयर लॉस ज्यादा होते हैं क्योंकि एक्टिविटी ज्यादा है, और इनमें बाल जो है वो ड्राई और ब्रिटल सख्त से हो जाते हैं। इनके हाथों पे हर टाइम पसीना रहता है। क्यों? क्योंकि आपका वेट लॉस हो रहा है, आप में एक्साइटेड, हाइपर एक्साइटेड हो, और इनकी स्किन ऑलमोस्ट ड्राई रहती है क्योंकि BMR स्लो है। तो इस वजह से इनका हार्ट रेट पे इफेक्ट आपने पीछे पड़ा है, तो हार्ट रेट ज्यादा होता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, इनको हर वक्त डायरिया रहता है क्योंकि हाइपर हुआ है ना, तो इसमें स्लो होता है, तो इसमें हर वक्त इनको कब्ज रहती है, इनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, इनका हार्ट रेट भी कम रहता है। ये कुछ डिटेल में है चीजें। इनमें एक्सोथैलेमस मतलब कि आंखें बहुत बड़ी बड़ी, जैसे हमने भैंस की आंखें देखी होंगी ना, बहुत बड़ी बड़ी लगती है, इस तरह इनकी प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल की आंखें बहुत बड़ी लगती हैं। हर टाइम ये नर्वस रहते हैं क्योंकि एक्साइटेबिलिटी में इनको नींद नहीं आती, दिमाग हर वक्त जागता है, थक जल्दी जाते हैं, पूरी बॉडी पे ईचिंग होती है, हार्ट रेट ज्यादा होता है, वीकनेस होती है, डायरिया में रहते हैं, हीट इंटॉलरेंस की, इनको गर्मी हर वक्त लगती है, सर्दी की सर्दी। और ये टोटली ऑपोजिट होता है, मतलब इसमें वेट लॉस होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेशन, वेट गेन होता रहता है हर टाइम, इनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, इनका हार्ट रेट जो है वो कम रहता है, इनका BP कम रहता है, ये वाली सारी प्रॉब्लम्स में जो भी हाइपर में होगा अपोजिट हाइपो में होगा। अब ये ड्रग्स कैसे काम करते हैं? हाइपो में ये वाली साइड हमारे पास हाइपो ड्रग्स की, और ये हाइपर की। हाइपर में क्या होता है कि T3 T4 ज्यादा रिलीज हो रहा है, उसे बंद करना है। कैसे होगा? या तो थायामाइड्स यूज करेंगे जो उसकी सिंथेसिस को ही बंद कर देगा, या फिर आयोडाइड करेंगे कि चलो बन रहा है पर रिलीज नहीं होने देगा। आयोडीनेटेड कंट्रास्ट यूज करेंगे कि अब रिलीज को भी ये क्या करेगा कि अच्छा हमारे पास एक होता है T4 एक T3। 4 में टेट्रा आयोडीन्स होते हैं, और T3 में हमारे पास जो होते हैं ट्राई आयोडाइड साल्ट्स होते हैं, मतलब लेकिन ज्यादा एक्टिव फॉर्म T3 की होती है, तो ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं होने देता। एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा ना, वर्किंग करेगा। एनाइन इनहिबिटर्स क्या करते हैं? आयोडाइड लेने ही नहीं देते थायराइड ग्लैंड को, क्या आयोडीन ही नहीं मिलेगा तो T3 T4 ही नहीं बनेगा। इस रेडियो एक्टिव, जैसे आप लोगों ने देखा शुआओं से हम थायराइड टिश्यू को डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देंगे, और बीटा ब्लॉकर हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए। हाइपोथायराइडिज्म में नेचुरली या तो हम आयोडीन देंगे, रिच डाइट देंगे कि उनका आयोडीन पूरा हो जाए, अगर
या तो सिंथेटिकली लियोथ्रोक्सिन या लिवोथ्रिक्सिन ड्रग देते हैं। ये क्या करते हैं, ये सिंपली आपके T4 को T3 में कन्वर्ट कराते हैं। जैसे ये ब्लॉक करेंगे, सिंपली इसको कन्वर्जन कराते हैं। जब कन्वर्जन पूरी होगी, रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन होगी, प्रॉपर सिंथेसिस होगी, और वो आपके जितना भी ग्लूकोनियोजेनेसिस है, आप लोगों की ग्लाइकोजन स्टोरेज या प्रोटीन की वर्किंग स्टार्ट करेगा। इसका सिंपल मैकेनिज्म लिवोथ्रिक्सिन का क्या है कि वो T4 को T3 में कन्वर्ट कराता है, जो कि आगे उनका T3 में कन्वर्ट होने की वजह से थायराइड को अपना काम करने देते हैं। ये कुछ यूजेस हैं, आप लोग इसे क्रिएटिनिज्म में यूज करते हो, डेफिशिएंसी जब हो उसमें यूज करते हो। उसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म में, मिक्स्ड एडीमा में, गोइटर में, नोड्यूल्स में। ये आपके कुछ कॉमन है। थायराइडेक्टमी जब पेशेंट का गले की, क्योंकि थायराइड जब थायराइडेक्टमी थायराइड ग्लैंड काटना तो उससे पहले भी आप देते हो। क्यों? क्योंकि अगर वो ज्यादा कट हो जाए तो पेशेंट को हाइपो या हाइपर की कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसके अलावा एंटीसेप्टिक टिंक्चर आयोडीन आप यूज करते हो एज एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, उसमें यूज होता है। ग्रेव्स डिजीज में होता है, और उसके अलावा प्री ऑपरेटिवली प्रेगनेंसी में यूज होता है, और स्टोम्स में यूज होता है। एडवर्स इफेक्ट्स क्या है? वही, अगर हाइपर में दे रहे हो तो हाइपोथायराइडिज्म करेगा, गोइटर हो जाएगा, जीआई इंटॉलरेंस होगी, स्किन रैशेज, अर्टिकेरिया वगैरह होंगे, जॉइंट पेन, एग्रेनुलोसाइटोसिस होगी, रेयर बट सीरियस, मतलब कि आपके जो ब्लड सेल्स हैं उनको ये ज्यादा बनाना शुरू कर देगा, लॉस ऑफ हेयर होगा, और आपके WBC काउंट डिस्टर्ब हो जाएंगे। प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, लैक्टेशन में नहीं दे सकते, आप लोग मेलिग्नेंट थायराइड ट्यूमर में नहीं दे सकते, ज्यादा छोटे बच्चों को, 15 से कम के बच्चों को नहीं दे सकते। आप रेडिएशन थेरेपी में, क्योंकि ऑलरेडी रेडिएशन थेरेपी चल रही है, तो उसमें आप नहीं दे सकते। और स्वेयर थायरोटॉक्सिकोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एंटी थायराइड बीटा ब्लॉकर्स आप जो है वो एज मच यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पेशेंट अनकंट्रोल्ड हो जाता है। उसकी 500 प्लस में जो है 380 प्लस में उसकी पल्स चली जाती है, तो पेशेंट को उस टाइम आपकी जो होती है फर्स्ट एड की जरूरत होती है, एक ऑन गोइंग ट्रीटमेंट की नहीं। इसी तरह माइकार्डियल इन्फेक्शन है, और ये अगेन वही चीजें रिपीट की हुई है कि जिनमें आप नहीं एड्रिनल क्राइसिस में नहीं दे सकते, इनसफिशिएंसी में नहीं दे सकते। इन्फ्लुएंस क्या है कि मतलब आप लिथियम के साथ अगर आप थायराइड ड्रग दोगे तो प्रोडक्शन क्या होगी, कम हो जाएगी। इसी तरह अगर आप फेरस सल्फेट के साथ दोगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन कम होगी। इसी तरह आपके टीबी रिफेम्पिन ड्रग्स हैं, फिनोबार्बिटल, उनके साथ दोगे तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह अगर आप डायूरेटिक्स के साथ, फिरोजामाइड के साथ दोगे तो बाइंडिंग कम हो जाएगी, और इस तरह आपके जो ड्रग्स हैं वो इफेक्ट होंगे। अब आपने क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है कि अगर पेशेंट का हाइपोथायराइडिज्म में वेट ज्यादा हो गया तो उसने क्या क्या करना है। उसने एक्सरसाइज करनी है, अपनी नींद पूरी करनी है, पानी पूरा लेना है, फाइबर डाइट लेनी है, मेडिकेशन ऑन टाइम लेनी है, और ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी है। ग्लूटेन फ्री डाइट से आपका वेट कंट्रोल रहता है, और आपने ज्यादा प्रोसेस्ड फूड मतलब जंक फूड कम यूज करना है। हाइपरपैराथायराइडिज्म में क्या होता है, आपने अगर उसको हाइपरथायराइडिज्म हो गया तो आपने उसे कहना स्मोकिंग नहीं करनी, क्योंकि बीपी और मजीद बढ़ेगा। अपनी सप्लीमेंट्स ऑन टाइम लेने हैं, डॉक्टर से पूछ के लेने हैं, सोया इनटेक कम करना है। आपने थायराइड कॉलर ड्यूरिंग इमेजिंग के लिए पूछना है, मतलब आपकी अगर थायराइडेक्टमी हुई है तो उसके बाद कॉलर अप्लाई करना है कि नहीं, मेंटेन अपना वेट रखना है, डिप्रेशन कम लेना है, हाइड्रेट, ये सब चीजें आपने करनी होती है। और ये था आज का आपका लेक्चर, जिसमें आपने पार्ट 2 में अपना बेसिकली एंड्रोजन्स पढ़े कि कब यूज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, कब नहीं कर सकते, नेचुरल क्या है, सिंथेटिक क्या है, उनका मैकेनिज्म पढ़ा आप लोगों ने। फिर उसके एनाबॉलिक के क्या क्या साइड इफेक्ट्स आते हैं, फिर उसमें नर्स क्या क्या चीजें कर सकती है, फिर थायराइड की फंक्शनिंग क्या थी, अगर कम या ज्यादा हो जाए तो आप किस तरह बॉडी उसको, आप कौन से ड्रग्स यूज करते हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं, फिर उसके यूजेस, एडवर्स इफेक्ट, और कब नहीं यूज कर सकते, और अगर इंटरेक्शन हो जाए ड्रग की तो किन किन ड्रग्स के साथ आप ये नहीं ले सकते, और उसके बाद आप प्लांट्स को क्या क्या चीजें सिखाएंगे। इसमें आपसे कोई भी चीज आपको समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, और उम्मीद है कि आपने कुछ ना कुछ समझा होगा। थैंक यू।